नमस्कार, जोहार। नई दिशाएं में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। हमारा जो भारतवर्ष है वो दुनिया में सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक कि किसी भी इंसान का लापता हो जाना बहुत आसान है। अगर आंकड़ों की माने तो हर एक घंटे में 88 महिलाएं, पुरुष और बच्चे लापता हो जाते हैं। 24 घंटे में यह आंकड़ा 21,000 से ऊपर का है। इन लोगों के लापता होने के कई कारण हो। कोई बूढ़ी माँ हो जिनकी याददाश्त इतनी कमज़ोर हो कि वो अपने घर वापस नहीं आ पा रही हों, या हो सकता है किसी को किडनैप किया गया हो। कारण कोई भी हो, पर जब ये लोग वापस अपने घर लौटते होंगे तो उनके परिवारों का खुशी का अंदाज़ा लगाइए। और अगर इन खुशियों के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हों तो आपको कैसा महसूस होगा। हमारे आज के मेहमान ऐसे ही कई परिवारों की खुशियों के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इन लापता लोगों को ढूंढने के लिए पुलिस और प्रशासन तो सतत प्रयासरत रहती ही है, पर कई लोग हैं जो निजी स्तर पर भी ये काम कर रहे हैं। हमारे आज के मेहमान हैं सत्यपाल शर्मा उर्फ मुन्नू शर्मा जी। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो सर मैं जानना चाहूँगी कि इस काम की शुरुआत कब हुई और कैसे हुई, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या था? जी, इस काम की शुरुआत 2017 से हुई जी। और 2017 में एक घटना मैं बताना चाहूँगा। 2017 में मैं खलारी में रहता हूँ जी। और वहीं पे एक वृद्ध महिला भटक के हमारे कॉलोनी में आ गई थी। तो इसकी जानकारी कुछ लोगों ने मुझे दी थी। तो उसमें सुबह में फिर लोगों ने बताया कि इनको खाना वगैरह दिए हैं और ये कुछ याददाश्त उनकी कुछ कमज़ोर थी, जिसके कारण वो एग्जैक्ट अपना घर नहीं बता पा रही थी। जी। तो उस कंडीशन में फिर हमने उनके जो गांव था तो वो कुछ गजरिया गांव का नाम बताई थी। अच्छा। तो उस आधार पे हम उस समय उतना इससे जुड़े हुए नहीं थे। तो उसके आधार पर गांव की खोज करते हुए 3 दिनों में फिर जौनपुर उत्तर प्रदेश में जो है तो इस नाम का एक गांव मिला, गजरिया नाम। जी। अच्छा। तो उस गांव में जब पता किए तो फिर पता चला कि इस महिला का यहाँ पे कोई संपर्क नहीं है। ऐसा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में ऐसा ही एक गांव है। तो वहाँ भी हमने फिर वहाँ प्रयास किया। तो फाइनली उस महिला का घर पता चल गया और वहाँ के ग्राम प्रधान से संपर्क करने के बाद महिला के जो बेटे हैं इनको खोज रहे थे। जी। तो वो सीधे मेरे से फिर संपर्क किए और वो उन्हें लेने मेरी सूचना पे खलारी पहुँचे और अपनी माँ को लेके गए। तो वो जो अपनी माँ से मिल रहे थे और वो जो दृश्य था काफ़ी भावुक पल था। जी। तो देखकर मुझे बहुत मतलब मन में ये लगा कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है कि मेरे एक प्रयास से इनकी जो बिछड़ी हुई माँ थी उनको हम मिलाए। तो देख के बहुत अच्छा लगा और वो हमारे काम का शुरुआत और इंस्पिरेशन उसी केस से मिला। सत्यपाल जी, मैं आपका प्रोसेस जानना चाहूँगी। सबसे पहले जब आपको किसी भी व्यक्ति के लापता होने की इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ये इंसान यहाँ मिला है और इसको अपना घर का एड्रेस नहीं पता है, उसके बाद आप पहला स्टेप क्या लेते हैं? क्या पूरा प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद से लेकर के उस इंसान को घर पहुँचाने तक का? जी देखिए, इसमें क्या है कि कोई मिसिंग केसेस हमारे पास आते हैं जी, तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आते हैं। अभी सोशल मीडिया का ज़माना है तो लोग ज़्यादातर सूचनाएं शेयर करते हैं। तो उसकी सूचना हमें मिलती है कि ये लापता होके आ गए हैं। जी। तो उसका स्थिति में अगर वो अपने घर का पता बताते हैं तो उनको हम उनके घर वालों को सूचित कर देते हैं। लेकिन बहुत ऐसी बार होता है कि वो आधा पता बताते हैं अपना। अब जैसे हमारा झारखंड है तो रांची वो बताएंगे, तो रांची में किस ब्लॉक के रहने वाले, किस थाना क्षेत्र के रहने वाले, तो ये हमारे लिए चुनौती हो जाती है कि उन्हें हम घर कैसे पहुंचाएं। तो इस स्थिति में बहुत उनसे हम सवाल करते हैं और उन काउंसलिंग के बाद अपने आधार पे हम जोड़ते हुए शब्दों को, क्षेत्र को जोड़ते हुए उन्हें उनके घर तक पहुंचाया जाता है, उनके घर वालों को सूचित करते हैं। और अगर जो लोग ज़्यादातर होमलेस लोग हैं जो भटक के आ गए हैं, जो अपना कुछ भी पता नहीं बता पा रहे हैं, तो ऐसे लोगों को शेल्टर होम्स में शिफ्ट करते हैं ताकि उनको उचित संरक्षण मिल सके। कौन कौन लोग आपसे जुड़े हुए हैं जो इस पूरे प्रोसेस में आपका हेल्प करते हैं? देखिए, 2017 में इस कार्य की शुरुआत जब हम किए थे तो हमारे एक अधिकारी हैं CCL में, चंदन प्रसाद जी, उनका सहयोग मिला। और चंदन प्रसाद जी 2 लोग हैं खलारी से। तो
हम लोग एक आपस में चर्चा कर रहे थे कि एक वृद्ध महिला जिनका घर हम लोगों ने उन्हें उत्तर प्रदेश में उन्हें घर भिजवाया है, तो ऐसे लोगों की मदद करनी है। तो इस नाम से हम लोगों ने लापता हेल्प डेस्क एक मतलब ग्रुप बनाया, व्हाट्सएप ग्रुप, और उसके आधार पे हम लोग काम करने लगे। और ये काम शुरुआत होते होते समाज के कुछ अच्छे लोग जो हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो लोग हमसे जुड़ते चले गए। और हमारी टीम में सब हेल्पिंग हैंड, सब वॉलंटियर्स हैं जो हमारे लिए और काम कर रहे हैं संस्था के लिए, साथ ही ऐसे लोगों के लिए वो समर्पित भाव से लगे हुए हैं। आपको सरकार की तरफ से कोई मदद मिली अभी तक? अभी गवर्नमेंट एजेंसी से और सरकार से कुछ सरकार से कुछ अभी तक ऐसा सहयोग नहीं मिल पाया है हमें। और विशेष रूप में हम गवर्नमेंट की जो एजेंसियां हैं उनका मदद लेते हैं जी। बहुत केसेस में मदद मिलती भी है और नहीं भी मिल पाती है, तो हम लोग उनके साथ समन्वय बना के काम करते हैं। थोड़ा सा मन में लगता है कि अगर जो कर रहे हैं थोड़ा और अगर सपोर्ट मिलता तो हम इसको और बेहतर तरीके से कर सकते हैं जी। सत्यपाल जी, क्या क्या कारण होते हैं लोगों के लापता होने की? जैसे शुरुआत में मैं बता रही थी कि हो सकता है कि मानसिक रूप से अगर कोई परेशान व्यक्ति है तो उनको अपने घर का एड्रेस वापस नहीं मिलता, या बच्चे घर छोड़ करके चले जाते हैं। ज़्यादातर कौन कौन से कारण देखने को मिलते हैं? देखिए, ज़्यादातर अभी तक मेरे अनुसार जो भी केसेस आए हैं जी, इसमें बच्चे घर से नाराज़ होकर चले जाते हैं, कुछ बच्चे किसी के बहकावे में चले जाते हैं जी, और कुछ लोग उन्हें बहला फुसला के भी ले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में बच्चे घर से चले जाते हैं, तो उन्हें फिर ऐसे पेरेंट्स को भी बहुत परेशानी होती है कि उन्हें घर कैसे लाया जाए, वो लोग परेशान होते हैं जी। तो सर, ज़्यादातर ये जब हम बात करते हैं कारणों की, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी एक बहुत बड़ा हाथ होता है कि बच्चों को खास करके किडनैप कर लिया जाता है। तो और हम ना जब भी न्यूज़ देखते हैं ना, तो कोई भी अगर सर्वेंट वगैरह का केसेस आता है ना, तो उनका लिंक हमेशा झारखंड से होता है कि उन्हें झारखंड से लाया गया था। झारखंड में स्थिति की बात करें तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक अलग पार्ट है, किडनैप करना एक अलग पार्ट है। अच्छा, तो दोनों क्राइम है जी। ह्यूमन ट्रैफिकिंग हमारे झारखंड में जो प्रभावित जिले हैं, तो वहाँ रोजगार की समस्या है और कुछ लोग ऐसे लगे हुए हैं जो उनका दुरुपयोग करते हैं। उन्हें बहला फुसला के बड़े बड़े शहरों में अच्छे ख्वाब दिखाकर वहाँ ले जाते हैं और उन्हें बेच देते हैं। और जैसा आपने बताया कि जो सर्वेंट लोग हैं ज़्यादातर झारखंड से होते हैं, तो यहाँ रोजगार की कमी है और लोग अच्छे अच्छे ख्वाब दिखाते हैं, तो उनके मन में, जो ग्रामीण क्षेत्र से हैं, उनके मन में अधिक लालसा जग जाती है और वो फिर गर्त में चले जाते हैं। और एक बार फिर बाहर जाने के बाद फिर वो वापस लौट के नहीं आते हैं। हमारे झारखंड में मानव तस्करी एक बड़ा मुद्दा है, इस पर विशेष रूप से सबको काम करने की आवश्यकता है। सर, आपने क्या कभी कोई रेस्क्यू ऑपरेशंस किया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के? जी, मैं एक बार दिल्ली जा रहा था, तो उसमें गरीब रथ एक्सप्रेस में जी 3 बच्चियां लातेहार से चढ़ी थी। तो उनसे मैंने पूछा भी कि वो लोग कहाँ जा रही हैं, तो वो बताएं कि वो पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रही हैं। तो उनकी जो वेशभूषा थी वो ग्रामीण परिवेश की थी, और जो उनके साथ में जो लोग थे, तो उनसे भी मैंने पूछा कि आप इनको कहाँ लेके जा रहे हैं। झारखंड में तो सुविधा है पढ़ाई के लिए जी, और अगर आपके पास पैसा नहीं है तो मिड डे मील की भी व्यवस्था है, खाना पीना तो मिलता है स्कूल में, लेकिन वो सही इसका जवाब नहीं दे पाए। तो इसकी सूचना फिर मैंने रेलवे सुरक्षा बल को दी और चाइल्ड लाइन की मदद से गढ़वा में 2 बच्चियों को रेस्क्यू मैंने कराया था, और एक बच्ची के उसके अंकल साथ में जा रहे थे। तो उनसे भी पूछने के बाद वो भी मतलब जवाब नहीं दे पाए। तो फिर मुगल सराय में रेलवे सुरक्षा बल के द्वारा मुगल सराय चाइल्ड लाइन के माध्यम से उस बच्ची को हमने वहाँ से रेस्क्यू कराया था। इस सब में आपका इंस्पिरेशन कौन है सर? जी, जो 2017 से हमने काम स्टार्ट किया, तो हमारे चंदन प्रसाद सर हैं, वो मुझे काफ़ी इनकरेज किए और बताए भी कि ये थोड़ा अलग काम है और जो लोग लापता हो गए हैं उनके परिवार से उनको मिलाना है और इस फील्ड में आगे बढ़ के काम करना है, क्योंकि इस पर उतना काम नहीं हो पा रही थी। तो हम लोगों ने स्पेशल इस पे काम किया और उनसे इंस्पायर होके उनका सपोर्ट मिलता रहा और हम आगे बढ़ के अब काम कर रहे हैं।
इस काम में क्या क्या चैलेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि भारतवर्ष इतना बड़ा है, उसमें भी अगर आप किसी सेन इंसान को भी बोलिएगा ना कि कोई एड्रेस दे करके बिना गूगल मैप के कि चलो यहाँ पे चले जाओ, तो शायद ही वो सही लोकेशन पे पहुँच जाए। ऐसे में ऐसे इंसानों को जिनको खुद भी नहीं पता है कि उनका एड्रेस क्या है, उनको पहुँचाने में बहुत सारे चैलेंजेस आते होंगे। तो सर उन चैलेंजेस के बारे में हम जानना चाहेंगे। देखिए, जैसे कि अगर कोई मिसिंग लोग हमारे से मिलते हैं, चाहे सूचना मिलती है किसी शेल्टर होम्स के द्वारा कि हमारे यहाँ कोई आए हुए हैं मिसिंग बच्चा, चाहे किसी भी उम्र के लोग हैं, तो उनको घर छोड़ना है, पहुँचाना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर उनके घर का लोकेशन मिल भी जाता है, उस क्षेत्र का मिलता है, तो लोग उसमें सहयोग नहीं करते हैं जी। कुछ लोग इसको ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो उसमें बहुत परेशानियाँ होती हैं कि हम आखिर कैसे इनको खोजें। हम अगर झारखंड में हैं, कोई उड़ीसा, राजस्थान, बंगाल से अगर कोई है, तो हमारे लिए एक चुनौती बन जाती है कि जब तक वहाँ के जनप्रतिनिधि, जब तक लोकल पुलिस हमारा सहयोग नहीं करेगी तो हम काम कैसे करेंगे। तो इस स्थिति में फिर हम अपने सोर्सेज के माध्यम से काम करते हैं। तो चुनौतियाँ इसमें बहुत है। आप ब्लड डोनेशन के लिए भी काम करते हैं, ब्लड डोनेशन कैंप भी आप चलाते हैं, तो उस बारे में हम जानना चाहेंगे। जी, रक्तदान महादान है, हम इसका शिविर भी लगाते हैं, हमारी टीम इसके लिए मिलकर काम भी कर रही है। तो रक्तदान एक पुण्य का काम है, यह नेचुरल मेडिसिन है और हमारा रक्त किसी के शरीर में जाता है तो उसकी जीवन बचती है। तो हम लोगों से अपेक्षा भी करते हैं कि रक्तदान करना चाहिए, क्योंकि अभी के समय में रक्तदान के प्रति जागरूकता बहुत कम है। जो लोग सजग हैं वो रक्तदान करते हैं, लेकिन जो पुरानी भ्रांतियाँ बनी हुई है, लोग ब्लड डोनेशन नहीं करना चाहते हैं। तो अगर हम ब्लड डोनेट नहीं करेंगे तो फिर ब्लड बैंक में ब्लड कैसे जाएगा जी। तो ऐसे लोगों को कम से कम आगे आके रक्तदान करना चाहिए, ताकि जो अस्पताल में रक्त की कमी से जूझ रहे हैं उन्हें समय पर ब्लड मिल सके। 2017 से आप इस फील्ड में लगे हुए हैं और आपने 200 से अधिक लोगों को अभी तक अपने घर पहुंचाया है। तो मैं जानना चाहूँगी कि अभी तक आपको इसमें कोई अवार्ड मिला है, कभी कोई अप्रिसिएशन मिला हो? जी, वर्ल्ड ह्यूमैनिटी अवार्ड मुझे मिला है। बीकानेर में यह आयोजित किया गया था यह कार्यक्रम। इसमें 200 देश के लोग पहुंचे थे और विभिन्न क्षेत्रों में वो लोग काम कर रहे थे, लेकिन मिसिंग के क्षेत्र के लिए कोई काम नहीं कर रहे थे। तो उसका डिटेल्स मुझे मांगा गया था, तो जो हमारे केस जो निष्पादित हुए थे उनकी सारी डिटेल्स हम भेजे थे, तो वहाँ से मुझे अवार्ड मिला है एक बार। आपकी संस्थान को शुरू हुए इतना समय हो गया है, तो कभी वो मोमेंट आया हो जब आपको लगा हो कि जो सोच करके इसकी शुरुआत की गई थी वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहा है? जी बिल्कुल। तो मैं ऐसे 2 केसेस हैं, तो मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा जी। एक बार मुझे लुधियाना से कॉल आया था, रेलवे चाइल्ड लाइन से, कि एक यहाँ पे गांव है, वहाँ पे एक लड़का 4 साल से रह रहा है और वो केवल अपना घर मालपुर बताता है। तो हम लोग अपने लेवल से इसको खोज लिए, पर अभी तक सफलता नहीं मिली है। तो आप इसको कृपया देखिए, इस केस को। तो वो मिला मुझे डिटेल्स, और फिर मैं अपने लेवल से इसको बहुत प्रयास किया। तो उत्तर प्रदेश में जितने भी जगह हैं सारे जगह पता किया, तो वहाँ मालपुर जगह का नाम कोई नहीं मिला। फिर हम बिहार में पता किए, तो बिहार में 3 दिनों तक मतलब खोज करते करते समस्तीपुर में एक दलसिंह सराय जगह है, थाना पड़ता है, वहाँ हम वहाँ के लोगों से संपर्क किए, तो मालपुर एक गांव का नाम पता चला। तो फिर वहाँ के प्रधान से, फिर हमारे कुछ लोकल सोर्सेस हैं उनसे पता किए, तो उस गांव में एक जो बच्चा था वो लापता हुआ था। तो उसके फैमिली से संपर्क हो पाया हमारा, और वो पता चला जब कि 18 साल से वो बेड़ी लगी हुई थी उसके हाथ और पैर में, और वो मानसिक रूप से थोड़ा कमज़ोर था, इसलिए घर वाले उसके हाथ और पैर में बेड़ी लगा दिए थे। तो वो वैसे ही चला गया था समस्तीपुर से, वो भटकता हुआ चला गया था लुधियाना, पंजाब। तो वहाँ रोड में भटक रहा था, तो एक वहाँ पे कोई शुभचिंतक थे, वो उसे रोड से अपने घर लाएं और उनकी बेड़ियाँ कटवाएं, उसके पैर में जख्म काफ़ी गंभीर था, उसका इलाज कराएं और उसे अपने घर में रखें। तो उस बीच में वो अस्वस्थ हुआ और तब वो मालपुर जगह का नाम बताया था। तो फिर हम लोगों ने उनकी माँ को संपर्क किया और घर वाले फिर वहाँ पहुँचे, और यह बहुत ही खुशी का क्षण था, क्योंकि 18 साल से वो बच्चा लापता था अपने घर से, और 18 साल में काफ़ी उसके शरीर में भी बदलाव आए। तो उसकी माँ भी देख के खुश हुई। तो एक घर में आशा की किरण जगी। वो लोग तो सोचे कि इस दुनिया में है नहीं,
तो देख के बहुत अच्छा लगा, खुशी भी हुई। तो इसलिए और ये सब प्रेरणा मुझे मिलती रहती है इस केस में जी। और एक और केस जो आप बता रहे थे? जी, एक केस मुंबई से है, महाराष्ट्र से। वो महिला 20 सालों से बाद घरों से मिली। उसकी बच्ची जो थी वो उस समय 8 साल की थी और वो घर से लापता हो गई थी। और वो भटकते हुए चली गई थी केरल में, कोझिकोड एक जगह है, वहाँ एक महिला मंदिरम सेंट्रल होम में, वो शेल्टर होम में वो उसको रखा गया था जी। लेकिन थोड़ा हिंदी भाषी क्षेत्र नहीं है, जिसके कारण वहाँ के लोगों में इसे पूछने में, समझने में थोड़ी समस्या हो रही थी। तो वहाँ से सूचना मुझे मिली, केरल के जो महिला मंदिर होम के जो हैं वो मुझे सूचना दिए। तो वो बताएं कि ये महाराष्ट्र बता रही हैं केवल। तो महाराष्ट्र बताना हमारे लिए चुनौतियों से भरा था कि उनका घर कैसे खोजेंगे। लेकिन और भी कुछ उनसे डिटेल्स लिए और बात करते करते महाराष्ट्र के जलगांव में एक नोगोटना जगह है, वहाँ से परिवार की पहचान हम किए और उनकी बच्ची, उनके बेटे को सूचना दिए और वो लोग जाके उन्हें सम्मानपूर्वक वापस घर लेके आए। पूरा परिवार खुश था क्योंकि बच्ची 8 साल की थी और अब वो 21 साल की हो गई है। बच्ची की शादी भी हो गई थी, तो बच्चे उस समय छोटे थे, तो परिवार और पूरे गांव में खुशी का माहौल था। तो ये सब देखने से लगता है कि ये कारवां रुकने वाला नहीं है, हम लोग और बेहतर करते रहेंगे ऐसे लोगों के लिए। जब आप इन लोगों को अपने परिवार से मिला देते हैं तो आपको भी बहुत खुशी होती होगी, लेकिन हर बार सक्सेस मिल जाए ये ज़रूरी नहीं है। कई बार ऐसा भी होता होगा कि आपने बहुत प्रयास किया पर उन लोगों के एड्रेस तक आप नहीं पहुंच पाते हैं। तो ऐसे में इस हताशा को आप कैसे ओवरकम करते हैं? जी बिल्कुल सही बात है, हर केस में सफलता नहीं मिलती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जैसे कोई बच्ची, चाहे कोई बच्चा, कोई लोग मिस हो जाते हैं, तो वो पेरेंट्स बताते हैं कि घर से नाराज़ होके गए हैं। तो हमारा जो प्रयास रहता है, लगभग हम जो फॉलो करते हैं उसमें केस में, तो हम रूट देखते हैं कि ट्रेन का रूट और बस का रूट कहाँ तक जाने का है उस रास्ते से। तो हम उस रूट में जितना तक उसका क्षेत्र अधिकार है वहाँ तक पता करते हैं। और लगभग केसेस में जैसे कि कोई बच्ची एक चली गई थी बक्सर, लेकिन हम पटना तक खोज लिए थे, पटना तक पहुँचे, लेकिन तीसरे दिन खबर मिली कि बच्ची बक्सर में है। तो हमको लगा कि हम सही रूट में थे। तो नहीं, जब सफलता मिलती है तो फिर हम उसको और फॉलोअप करते हैं और हम लगे रहते हैं, खुद को निराश नहीं होने देते हैं कि चलो कम से कम उसको खोज के रहना है। इस बीच में दूसरे केस आते हैं, तो जो उसमें हताशा मिली है उसमें हम जितना, अगर मेरे से कुछ कमी हुई होगी तो उस एनर्जी को और बेहतर रूप में लगाते हैं ताकि हम और उसको, घर परिवार को खोज सकें उसके। जी, आप अपनी आजीविका के लिए एक प्राइवेट जॉब भी करते हैं और साथ साथ में समाज सेवा करते हैं, तो इन दोनों को करने के लिए सर टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? जी, प्राइवेट जॉब के बाद फिर हम अपना टाइम अपने फैमिली वालों के साथ, घर वालों के साथ निकालते हुए इस काम को करते हैं। और अगर सही मायने में कहें तो ये काम को हम प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि इस काम की सूचना आने का कोई समय नहीं है। रात में भी 2 बजे भी कॉल आ जाते हैं, सुबह में आ जाते हैं। तो जैसे ही सूचना मिलती है तो हम इसको पर्सनली लेते हैं और हमारे टीम के भी लोग इसको पर्सनली लेते हैं। हम अगर कहीं बाहर हैं, अगर सूचना आई तो हमारे जो टीम के लोग हैं उनको वहाँ भेजते हैं और इसको कोऑर्डिनेट करते हैं कि कम से कम हमारा जो काम है इसको हम सफलपूर्वक कर सकें। तो टाइम हम इसमें निकाल लेते हैं। जी, आपके संस्थान का विजन क्या है कि आगे कुछ सालों में ये अचीव कर लेना है? जी, हम लोग जिस उद्देश्य से संस्था बनाए थे और आगे बढ़ रहे हैं, तो सफलता मिलते गई और काम भी अच्छे तरह से होते गए। तो हम लोग चाहेंगे कि इसको और बेहतर रूप में आगे हम लोग करें और जो भी समाज के लिए, सोसाइटी के लिए अलग अलग कार्य है उसमें हम लोग बढ़ के काम करते रहें, चाहे ब्लड डोनेशन का हो, मिसिंग पीपल का हो, या प्लांटेशन का हो, जल संरक्षण पे हो और रोड सेफ्टी पे हो। तो हम लोग उसको और आगे करते चलेंगे। फैमिली से आपको कैसा सपोर्ट है? क्योंकि समाज सेवा एक ऐसा काम है कि लोग कहते हैं कि ये बाद में हो जाएगा, पहले खुद पर ध्यान दे लो। तो फैमिली से सर कैसा सपोर्ट है? परिवार से पूरा सपोर्ट मिला है मुझे, क्योंकि शुरुआती दौर में तो थोड़ा घर में सामंजस्य बनाने में समय लगता है। तो परिवार वाले को भी लगता था कि देर रात घर पहुंच रहे हैं, चाहे किसी की मदद के लिए चले जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है, घर में होता ही है। लेकिन धीरे धीरे जब केस सब
निष्पादित होते गए, केस अच्छे से सब सफल होते गए, तो घर वालों को भी लगा और घर वालों से पूरा सपोर्ट मिलता है मुझे। तो अब वो लोग जान गए हैं कि ये बेहतर काम है, तो इसमें सहयोग उनका भी मिलता है मुझे। जी सर, आप डालसा से भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे? जी, डालसा न्याय के लिए प्रतिबद्ध है लोगों के लिए। जी, डालसा एक ऐसा संस्थान है जहाँ शोषित, पीड़ित और गरीब जो लोग हैं जिनका कहीं नहीं सुना जाता है, तो डालसा में ऐसे लोगों की मदद के लिए 24 घंटे प्रतिबद्धता के पूर्वक उनको न्याय दिलाने के लिए काम किया जा रहा है। तो डालसा से भी जुड़ के हम होमलेस जो लोग हैं, जो मानसिक रूप से भटक रहे हैं कहीं और उन्हें कोई आश्रय नहीं मिल रहा है, तो डालसा के माध्यम से उन्हें CIP और में ऋण पास में हम लोग एडमिट कराते हैं। डालसा का इसमें पूरा सहयोग मिलता है। डालसा सर, इसका फुल फॉर्म क्या है? डालसा का डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, जिला विधिक सेवा प्राधिकार। सर, आप जिन लोगों को घर पहुंचाते हैं, कई बार होता है कि उनका अगर नहीं मिलता है एड्रेस प्रॉपर, तो सर उनको आप रखने के लिए क्या क्या, होम शेल्टर वगैरह के लिए क्या प्रावधान है आपके पास? देखिए, इसमें कभी कभी ये हमारे पास चुनौती भरा ये समय आता है कि अगर रात में कोई हमारे पास अगर आ जाते हैं तो उनको रखने की बहुत सुविधा देखनी पड़ती है कि इनको कहाँ रखा जाए, इनको कहाँ संरक्षण दिलाया जाए। तो नज़दीकी जो शेल्टर होम्स हैं उनसे बात करके हम आग्रह करते हैं कि आप इनको वहाँ शिफ्ट करिए। अगर इनका घर कुछ वो बता पा रहे हैं तो उनसे हम बोलते हैं कि 2-3 दिन का समय लेंगे, हम इनका घर खोज देंगे, तब तक इनको आप आश्रय दीजिए। अगर वो मेंटली डिसऑर्डर है तो उन्हें फिर वहाँ संरक्षण दिया जाता है शेल्टर होम्स में और उनका ट्रीटमेंट भी किया जाता है। सर, ये सारा प्रोसेस में आपको मॉनेटरी हेल्प कहीं से मिलता है? क्योंकि अगर किसी को ढूंढने भी जाना है तो उसमें भी पैसे लगते हैं, या फिर अगर आप किसी को हेल्थ सर्विस भी प्रोवाइड कर रहे हैं या होम शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इन सब के लिए मॉनेटरी हेल्प आपको कौन प्रोवाइड करता है? देखिए, अभी तक कहीं से सुविधा नहीं मिली है, फंड का तो अभाव रहता ही है। हम लोग आपस में ही मिल के करते हैं, क्योंकि कहीं जाना है तो तत्काल किसी की मदद करनी है, उसे बचाना है, तो हम किसी का वेट तो नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग खुद अपने माध्यम से इसको आगे बढ़ाते हैं और किसी की मदद के लिए हम लोग आगे जाते हैं। तो अभी तक ऐसा कोई मदद नहीं मिल पाया है। जी, अगर हम बात करें कि कैसे इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, तो अगर जो छोटे बच्चे हैं जो लापता हो जाते हैं, या फिर वो गार्जियन जिनके कि मानसिक रूप से बीमार जो वार्ड हैं वो अगर गायब हो जाते हैं, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो स्कूल्स, कॉलेजेस में ये सब जागरूकता कार्यक्रम होना चाहिए कि बच्चों को बताना चाहिए कि आप किसी भी जल्दीबाजी में कुछ ऐसा नाराज़गी में कदम ना उठाएं। तो जागरूकता तो पहला है, हमें उनको बताना है। दूसरा है कि अगर जो मानसिक रूप से बीमार हैं और वो बार बार चले जा रहे हैं, चाहे डर बना हुआ है कि ऐसे लोग लापता हो जा रहे हैं, तो मेरा विचार है, बहुत लोगों को हमने बताया भी है कि जो लोग मानसिक रूप से असक्षम है, जो अपना काम नहीं कर पा रहे हैं, जो एड्रेस भी नहीं बता पा रहे, तो उनके हाथ पे कम से कम एक टैटू बना दें। अच्छा। पते के साथ, मोबाइल नंबर के साथ। उनके घर के सदस्य हैं, वो अगर लापता होते हैं तो वो परेशान होते हैं, पुलिस में जाते हैं, पुलिस से भी आग्रह करते हैं, आस पड़ोस के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि भाई कहीं दिखे तो उनको खोजिए। तो ये एक अच्छा उपाय होगा कि उनके हाथों पे हम टैटू बनवा दें, उनका मोबाइल नंबर और एड्रेस लिख दें, ताकि वो कहीं जाएं तो कोई सज्जन पुरुष चाहे कहीं भी मिले तो घर को कम से कम सूचित हो सके कि आपके परिवार के सदस्य यहाँ भटक रहे हैं। सर, क्या आप कोई जागरूकता कैंपेन चलाते हैं बच्चों को अवेयरनेस फैलाने के लिए स्कूल्स, कॉलेजेस में? जी बिल्कुल, डालसा के तरफ से लीगल अवेयरनेस कैंप सभी कॉलेज, स्कूल में होता है और हम जाके करते भी हैं जी। और इससे बहुत फ़ायदा भी मिलता है, बच्चों जागरूक होते हैं और ऐसे चीज़ों से वो दूर रहते हैं, क्योंकि उनको समझना और समझाना बहुत ज़रूरी है जी। ब्लड डोनेशन पे आप काम कर ही रहे हैं, इसके अलावा आपने लापता लोगों के लिए भी काम कर रहे हैं। सोशल सर्विस की अगर बात की जाए तो आप और कौन कौन से ऐसे फील्ड हैं जिसमें कि काम करना चाहेंगे? देखिए, अभी सबसे मुख्य बात है रोड सेफ्टी। लोग थोड़ी सी लापरवाही कारण अपनी ज़िंदगियाँ गंवा रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाते हैं जी। और सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं और रफ ड्राइविंग करते हैं। तो हम लोग इस पे रोड सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है तो उसे अपने हाथों से लोग गवा दे रहे हैं। इसको कैसे इसको अच्छे से रखा जाए, हम लोग कैसे ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए खुद की सेफ्टी के साथ हम लोग
ड्राइविंग करें, तो इस पर मेरा ज़्यादा फोकस रहेगा। लोग पुलिस के डर से हेलमेट लगाते हैं, बाकी टाइम में हेलमेट नहीं लगाते हैं जी। और बच्चे को बाइक दे देते हैं। और अभी ज़्यादातर घटनाएं होती हैं कि टीनेजर्स जो हैं उनकी डेथ रोड एक्सीडेंट में हो गई है। तो इसमें हम लोग रोड सेफ्टी पे ज़्यादा फोकस करेंगे और हमारा मिसिंग पे काम चल रहा है, ब्लड डोनेशन पे कर ही रहे हैं जी। और जल संरक्षण पे और पर्यावरण संरक्षण पे हम लोग काम शुरू कर रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यपाल जी हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप एक ऐसे विषय पर काम कर रहे हैं जिस पर काम होना बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे परिवारों को आपने अभी तक हेल्प किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इस काम के लिए। जी, धन्यवाद। इसी तरीके से हर हफ्ते हम ऐसे मेहमानों को लेकर के आते रहते हैं जो समाज में किसी न किसी तरीके से सुधार के लिए प्रयासरत हों, जैसे कि हमारे आज के मेहमान जो कि लापता लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारा जो आज का एपिसोड है वो आप डीडी झारखंड के यूट्यूब चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा डीडी झारखंड के किसी भी और कार्यक्रम को अगर आप देखना चाहते हैं तो वो आप वहां जाकर के देख सकते हैं। आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपको नई दिशाएं की अगली कड़ी में। तब तक के लिए जोहार।